हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज से हम अष्टांग हृदय का एक और नया अध्याय जो कि है दोष भेदीय अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर से आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। कैसे पूछेगा? तो या तो डायरेक्ट एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ लेगा 5 नंबर का, है ना, या इस चैप्टर से कंबाइन करके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। कंबाइन करने का क्या मतलब है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी समझाया था जब मैं आपको दोष आदि विज्ञानीय अध्याय पढ़ा रहा था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक तो आपका ये दोष आदि विज्ञानीय अध्याय और दूसरा आपका ये दोष भेदीय अध्याय, इन दोनों चैप्टर की वेटेज कितनी है? 5 मार्क्स की है। और इन दोनों चैप्टर से या तो 5-5 नंबर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है या दोनों चैप्टर के टॉपिक को उठाएगा और दोनों टॉपिक को मर्ज करेगा और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इन दो चैप्टर से पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है और अलग से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी 5 नंबर का पूछा जा सकता है। लेकिन इस चैप्टर की जो फाइनल वेटेज है वो कितनी है? 5 नंबर की ही है, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आए या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आए, है ना। कंबाइन करके कैसे पूछेगा, चलिए इसका मैं एक बार और आपको उदाहरण दे देता हूँ। तो आपसे पूछ लेगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि पित्त दोष के प्राकृत कर्म क्षय वृद्धि के लक्षण एवं पित्त दोष के भेद को बताइए। इस तरह से अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो चैप्टर के टॉपिक को मर्ज किया गया है। एक तो दोष आदि विज्ञानी अध्याय का और दूसरा आपका ये दोष भेदीय अध्याय का। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपको ये टॉपिक दिखाई दे रहा है, पित्त दोष के प्राकृत कर्म और क्षय वृद्धि के लक्षण। तो ये किसका टॉपिक है? ये आपका दोष आदि विज्ञानीय अध्याय का टॉपिक है। ठीक है, और ये जो पित्त दोष के भेद, ये किसका टॉपिक है? तो ये आपका दोष भेदीय अध्याय का टॉपिक है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे, और ये पूरा जो क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स का है? ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो या तो क्या करेगा, अलग से 5 नंबर का पूछेगा या कुछ इस तरह से मर्ज करके इन दो चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, है ना, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वात पित्त एवं कफ, इन तीनों के स्थान। ठीक है, इन तीनों के भेद और इन तीनों के विकृत कर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वात के स्थान, वात के भेद और वात के विकृत कर्म, इसको हम एक लेक्चर में पढ़ लेंगे। उसके बाद वैसे ही पित्त के स्थान, पित्त के भेद और पित्त के विकृत कर्म, इसको हम एक लेक्चर में पढ़ लेंगे। उसके बाद कफ के स्थान, भेद और विकृत कर्म। ठीक है, तो इस तरह से वात पित्त कफ के स्थान, भेद और विकृत कर्म, इनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जब हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, दोषों के यानी कि वात पित्त कफ तीनों के संचय, प्रकोप एवं शमन, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हो जाने के बाद त्रिविध रोग, त्रिविध रोग का मतलब क्या होता है? त्रिविध रोग का मतलब होता है 3 कॉजेटिव फैक्टर्स
ऑफ डिसीज, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद त्रिविध रोग मार्ग, इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद 200 के 63 भेद, ठीक है, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे टॉपिक को आपको दोष भेदीय अध्याय में कवर करना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक को आपको दोष भेदीय अध्याय में कवर करना है। कैसे आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, तो पढ़ने का यही तरीका है ना, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ना है। तो आपके लिए ये चैप्टर पढ़ना आसान हो जाएगा। और कुछ इसी तरीके से मैंने क्या किया है, इस चैप्टर के नोट्स को डिजाइन किया है, और इसी तरीके से मैं आपको क्या करूंगा, इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। अगर आप अष्टांग हृदय की बुक लेकर बैठोगे, है ना, तो आपको ये सारी चीजें, है ना, इस क्रम से नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इसी क्रम से पढ़ना है ना, ताकि आपके लिए चैप्टर क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि मैं कोई टॉपिक छुड़वा दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अष्टांग हृदय की जो बुक लेके आप बैठोगे ना, तो उसमें क्या किया है, सभी चीजों को आगे पीछे बताया है। तो मैंने क्या किया है, जैसे यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, कुछ इसी प्रकार से मैंने क्या किया है, नोट्स को डिजाइन किया है, और इसी तरीके से मैं आपको क्या करूंगा, लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, है ना। तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। और एक भी चीज नहीं छूटेगी, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने दोष भेदिया अध्याय पूरा कवर कर लिया है ना। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं लेक्चर देते जा रहा हूँ, जैसा मैंने नोट्स को डिजाइन किया है, तो उन्हीं नोट्स को आपको पढ़ना है ना। और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आपको पढ़ना है, तो ये चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और एक भी चीज नहीं छूटेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में तो हम क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिटेल में वात दोष के स्थान, भेद एवं विकृत कर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम पित्त को, फिर उसके बाद कफ को, उसके बाद हम दोषों के संचय, प्रकोप एवं शमन, इसको अलग से एक लेक्चर ले आएंगे, है ना। उसके बाद त्रिविध रोग का एक अलग लेक्चर ले आएंगे, उसके बाद त्रिविध रोग मार्ग का, और फिर उसके बाद 200 के 63 भेद, ठीक है। तो इस तरह से 5 से 6 लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। उसके बाद अगर मान लो इस चैप्टर से कुछ चीजें बचती है, तो उसको मैं अलग से एक नोट्स लाऊंगा, और उसमें सारी चीज उतार लूंगा जो भी बची हुई है इसको छोड़ के, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दोष भेदी अध्याय पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, तो ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, तो अगर आपको आयुर्वेदा विंग्स की रेगुलर बीएमएस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना है, तो आपको क्या करना है, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो होम पेज पर आपको बीएमएस फर्स्ट प्रोप का टाइल मिलेगा। वहाँ पर आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे। एक तो बीएमएस फर्स्ट प्रोप कंप्लीट कोर्स, उसमें 85% सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है। दूसरा आपको सुश्रुत 2.0, तो अगर आप 24 बैच के स्टूडेंट हैं, यानी कि जिसकी अभी अगले 2 से 3 महीने में एग्जाम है, तो आप सुश्रुत 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसने अभी रिसेंट में एडमिशन लिया है, यानी कि 25 बैच का जो स्टूडेंट है ना, न्यू एडमिशन वाला, तो वो सुश्रुत 3.0 कोर्स को चेक कर सकता है ना। अगर आपको डेमो अच्छे लगते हैं और अगर आपको नोट्स पसंद आते हैं, तो आप बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी, है ना, और एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यूट्यूब पर मैं सिर्फ और सिर्फ किसी भी चैप्टर के डेमो प्रोवाइड करता हूँ। आपको पूरा चैप्टर कहाँ पर मिलेगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा, ठीक। चलिए, तो आप थोड़ा सा प्रमोशन करते हुए हमारा ये जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम वात दोष के स्थान, वात दोष के भेद और वात दोष के विकृत कर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वात दोष के स्थान, यानी कि लोकेशन ऑफ वात दोष, ठीक। चलिए, देखिए आप यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से आपको वात दोष के स्थान बताए हैं। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है,
इस श्लोक को आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो क्या बोले यहाँ पे, पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शन इंद्रियम स्थानम वातस्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला, पक्वाशय, पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, कटि यानी कि हिप रीजन, है ना, शक्ति यानी कि थाई रीजन, श्रोत्र यानी कि ईयर, अस्थि यानी कि बोन्स, और स्पर्श इंद्रिय यानी कि स्किन, ठीक है। तो ये सब क्या है, वात दोष के स्थान है। तत्र अपि, और इनमें भी, पक्वाधानाम विशेषतः, और इनमें भी पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन वात दोष का क्या है, प्रमुख स्थान है, ठीक है। तो ये श्लोक आप याद कर लीजिए, क्या बोला है यहाँ पे, पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शन इंद्रियम स्थानम वातस्य, यानी कि पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्श इंद्रिय, ये क्या है, वात दोष के स्थान है। तत्र अपि पक्वादानाम विशेषतः, और इनमें भी पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन वात दोष का प्रमुख स्थान है, ठीक। देखिए आप यहाँ पे हिंदी में भी देख लीजिए आप, पक्वाशय कमर या हिप रीजन बोल दो इंग्लिश में, है ना, दोनों टांगे यानी कि थाई रीजन, दोनों कान, अस्थियां तथा त्वचा यानी कि स्पर्श इंद्रिय, ये सब क्या है, वात दोष के स्थान है। और इनमें भी पक्वाशय क्या है, वात दोष का प्रमुख स्थान है, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, वात रिसाइड इन वेरियस प्लेसेस लाइक लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि पक्वाशय, हिप रीजन यानी कि कटी, थाई रीजन, ईयर, बोन, स्किन, एंड स्पेशली इन सब में वात दोष आपको किसमें देखने को मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, वात दोष का प्रमुख स्थान है, ठीक। चलिए अब वात के भेद, है ना, तो कितने प्रकार का वात होता है, टाइप्स ऑफ वात, तो इसके लिए यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला श्लोक में, क्या बोला यहाँ पे श्लोक में, प्राण आदि भेदात पंच आत्मा वायु, यानी कि प्राण आदि भेद से वायु यानी कि वात दोष कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से 5 प्रकार है, देखिए यहाँ पे, एक तो है प्राण वायु, दूसरा है उदान वायु, तीसरा है व्यान वायु, चौथा है समान वायु, और पांचवा है अपान वायु, ठीक है। तो प्राण आदि भेद से कितने प्रकार का वात दोष होता है, 5 प्रकार का, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु, ठीक है। आगे हम डिटेल में ये 5 प्रकार के जो वात दोष बताए गए हैं, जिनको हम आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम किन किन चीज़ों को देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो 5 प्रकार के वात दोष बताए गए हैं, तो इनके श्लोक बताए गए हैं, और हर एक के श्लोक में क्या बताया है, इनके मेन साइट या मेन लोकेशन को बताया है ना, इनकी मूविंग प्लेस को बताया है। आप सभी जानते हैं वात दोष का एक गुण है क्या, चल या गति, यानी कि वात दोष क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है ना। तो यहाँ पे ये जो 5 प्रकार के वात दोष बताए गए हैं, तो ये किन किन जगह पर मूव करते हैं, तो इनकी मूविंग प्लेस भी बताइए, और फिर इनके कर्म भी बताएं, ठीक है। तो ये जो 5 प्रकार के वात दोष दिखाई दे रहे हैं, तो हर एक प्रकार के वात दोष के श्लोक में क्या बताया है, इनकी लोकेशन क्या है मेन, ये कहाँ कहाँ पर गति करते हैं, और इनका क्या कर्म है, ठीक। चलिए तो देख लीजिए, हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्राण वायु, ठीक है। प्राण वायु को डिटेल में देखते हैं, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे प्राण वायु का श्लोक दिया गया है ना। अब ये जो वात के भेद है, ये श्लोक आपको सारे याद होना चाहिए, है ना। 5 प्रकार के जो वात बताए गए हैं, तो 5 प्रकार के जो श्लोक है आपको सारे याद होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राण वायु, क्या बोला है यहाँ पे, प्राण अत्र मूर्धक, यानी कि प्राण वायु किसमें पाया जाता है, मूर्धक यानी कि मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। तो मस्तिष्क क्या हो जाएगा, मस्तिष्क क्या हो जाएगा, मस्तिष्क प्राण वायु का लोकेशन है,
ठीक है। आगे यहाँ पे क्या बोला, आगे यहाँ पे क्या बोला देखिए, उरह कंठ छरो, यानी कि ये प्राण वायु उरह, उरह यानी कि चेस्ट रीजन या थोरेक्स रीजन, है ना। कंठ, कंठ यानी कि थ्रोट, ठीक है। चरो, चरो यानी कि विचरण करता है, ठीक है। तो ये प्राण वायु उरह और कंठ में विचरण करता रहता है। विचरण यानी कि इन दो स्थानों पर प्राण वायु क्या करता है, मूवमेंट करता है, यानी कि ये दोनों क्या है, चेस्ट और थ्रोट, चेस्ट और थ्रोट क्या है, प्राण वायु की मूविंग प्लेस है, क्या है, मूविंग प्लेस है, ठीक है। प्राण वायु की क्या है, मूविंग प्लेस है, ठीक। आगे यहाँ पे प्राण वायु के कर्म बताए, है ना। तो प्राण वायु के कर्म बताते हैं, यहाँ पे क्या बोला, पहला कर्म बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक, यानी कि प्राण वायु क्या करता है, बुद्धि हृदय इंद्रिय और चित्त, इनको क्या करता है, धारण करता है, यानी कि इन चारों को अपने अपने कार्यों में लगाता है। तो इनके जो फंक्शन है, किसके, बुद्धि हृदय इंद्रिय और चित्त, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए प्राण वायु रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस तरह से प्राण वायु का ये पहला फंक्शन हो जाएगा, है ना। इसके अलावा स्टीवन यानी कि थूकना, चौतु यानी कि छिकना, है ना, उद्गार यानी कि डकार लेना, निःश्वास यानी कि सांस लेना और छोड़ना, और अन्न प्रवेश यानी कि अन्न को निकलना, ठीक है। तो ये भी किसके कार्य है, आपके प्राण वायु के कार्य है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्या हो जाएंगे, इसके फंक्शन हो जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो वात दोष के 5 प्रकार बताए गए, तो इन 5 प्रकार के जो श्लोक है हर एक वात के, तो सब में क्या बताया है, लोकेशन, मूविंग प्लेस और फंक्शन, ठीक। चलिए, तो प्राण वायु का लोकेशन क्या है, मस्तिष्क, कहाँ कहाँ पर ये गति करता है, तो उरह और कंठ में, और इसका फंक्शन क्या है, बुद्धि हृदय इंद्रिय और चित्त, इनका धारण करना, है ना, थूकना, छिकना, डकार का लेना, निःश्वास और अन्न प्रवेश यानी कि अन्न को निकलना, ये सब कार्य किसके हैं, आपके प्राण वायु के हैं, है ना। चलिए हिंदी में फिर देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला, प्राण वायु मस्तिष्क में रहता है, यानी कि मस्तिष्क इसकी क्या है, लोकेशन है। उरह और कंठ में क्या करता है, विचरण करता है, यानी कि उरह और कंठ ये क्या है, मूविंग प्लेस है, इनमें क्या करता रहता है, ये गति करते रहता है। और फंक्शन की बात करें तो बुद्धि हृदय इंद्रिय तथा मन, फंक्शन क्या है यहाँ पे, इसका फंक्शन क्या है, तो बुद्धि हृदय इंद्रिय और मन का क्या करता है, धारण करता है, अर्थात उनके कर्मों का प्रेरक है। और थूकना, चिकना, डकार लेना, श्वास लेना, अन्न को निकलना, इसके कार्य है, ठीक। चलिए, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लोकेशन हेड है, मूविंग प्लेस क्या है, चेस्ट एंड थ्रोट, और फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ इंटेलेक्ट, सेंस ऑर्गन, माइंड, स्पिटिंग, स्नीजिंग, इरेक्टेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन एंड स्वेलोइंग ऑफ अ फूड, ये क्या है, इसके फंक्शन है, ठीक। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं उदान वायु, है ना। तो श्लोक देखिए यहाँ पे उदान वायु का क्या बोला, उरह स्थानम उदानस्य, यानी कि उदान वायु का स्थान क्या है, उरह, उरह यानी कि थोरेक्स, थोरेक्स या चेस्ट, ठीक है। ये इसकी क्या है, लोकेशन है ना। आगे यहाँ पे क्या बोला, नासा नाभि गलांस चरेत, यानी कि ये नासा यानी कि नोस में, नाभि यानी कि अम्बलाइकस, और गला यानी कि आपका थ्रोट, तो ये तीन क्या है, इसकी मूविंग प्लेसेस है, यानी कि इन तीनों में ये क्या करता रहता है, विचरण करता रहता है या गति करते रहता है, ठीक है। और इनमें गति करते हुए क्या कार्य करता है, तो पहले यहाँ पे क्या बोला, वाक प्रवृत्ति, यानी कि हम जो बोल रहे हैं, है ना, हम जो भाषण दे रहे हैं, जो बोल पा रहे हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका उदान वायु, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या बोला, प्रयत्न, यानी कि जितने भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, उदान वायु, है ना। आगे यहाँ पे ऊर्जा यानी कि एनर्जी, बल यानी कि स्ट्रेंथ, वर्ण यानी कि कलर, और स्मृति यानी कि मेमोरी, तो इन सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उदान वायु
रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हिंदी में उरु, ये क्या है, इसका मेन लोकेशन है, सॉरी उरनी, उरुनी, उरु का मतलब क्या होता है, ग्रोइन रीजन होता है, और ये क्या है यहाँ पे उरह है, यानी कि वक्ष यानी कि चेस्ट रीजन। ठीक है, तो ये इसका क्या है, मेन लोकेशन है ना। और इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला, नासिका, नाभि, कंठ में ये क्या करता है, गति करता रहता है, यानी कि ये क्या है, 3 इसकी मूविंग प्लेसेस है। और वाक प्रवृत्ति है ना, प्रयत्न, उत्साह, बल, वर्ण और स्मृति, ये सब इसके क्या है, कार्य है। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है जो हिंदी में है। ठीक, हाँ अब बात करते हैं हम अगला वायु जो कि है व्यान वायु। ठीक है, तो क्या बोला, व्यानो हृदय स्थित, यानी कि व्यान वायु का स्थान क्या है, हृदय है ना, हृदय इसका क्या है, स्थान है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या बोला, कृतस्न देहचारी महाजवः, है ना, और ये व्यान वायु क्या करता है, पूरे संपूर्ण शरीर में विचरण करते रहता है, यानी कि ये पूरी बॉडी में घूमते रहता है। कौन, आपका व्यान वायु। ठीक है, तो इसकी मूविंग प्लेस क्या हो जाएगी, ऑल ओवर बॉडी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसका फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, गत्य, गत्य यानी कि गति है ना। आगे यहाँ पे क्या बोला, अपक्षेपण, अपक्षेपण यानी कि, अपक्षेपण का मतलब क्या होता है, अंगों को ऊपर की ओर ले जाना, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। तो ये हाथ है, इसको मैं ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ, तो इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, व्यान वायु। आगे यहाँ पे क्या बोला, अपक्षेपण, अपक्षेपण के बाद उत्क्षेप, उत्क्षेप यानी कि अंगों को नीचे की ओर लाना, ऊपर की ओर ले जाना, अपवर्ड मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं, अपक्षेपण। नीचे की ओर लाना यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं, उत्क्षेप। तो इन दोनों के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, व्यान वायु। आगे यहाँ पे क्या बोला, निमेश और उन्मेष, है ना, निमेश यानी कि आंखों को बंद करना, उन्मेष यानी कि आंखों को खोलना। ठीक है, तो इस तरह से 5 प्रकार के जो लौकिक कर्म यहाँ पे बताए गए, एक तो यहाँ पे क्या है, गति, दूसरा अपक्षेपण, दूसरा उत्क्षेपण, देन निमेश और उन्मेष। तो ये 5 प्रकार के जो लौकिक कर्म है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, व्यान वायु रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे व्यान वायु का प्रमुख स्थान क्या है, हृदय है, और यह वायु संपूर्ण शरीर में विचरण करते हैं, यानी कि इसकी मूविंग प्लेस क्या है, ऑल ओवर बॉडी, है ना। और फंक्शन क्या है, तो गति यानी कि घूमना, अपक्षेपण यानी कि अंगों को नीचे की ओर ले जाना, उत्क्षेपण ऊपर की ओर ले जाना, निमेष आंख बंद करना, उनमें आंख खोलना। तो ये 5 प्रकार के जो लौकिक कर्म है, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका व्यान वायु। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं अगली वायु है क्या, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंग्लिश वाला जो लिखा हुआ है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे बताया है समान वायु, है ना, समान वायु। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा श्लोक में, समानो अग्नि समीप स्तः, है ना, यानी कि ये जो समान वायु है, ये अग्नि, अग्नि कौन सी यहाँ पे है, पाचक अग्नि या जाटर अग्नि की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, ये जो समान वायु है, ये जाटर अग्नि के समीप रहते हुए कोष्ठे चरति सर्वतः, यानी कि पूरे कोष्ठ में विचरण करते रहता है। तो इसका मूविंग प्लेस क्या हो जाएगा, पूरे कोष्ठ में घूमता रहता है। ठीक है, और किसके पास रहता है, जाटर अग्नि के पास, यानी कि ऐसी क्या हो जाएगी, लोकेशन हो जाएगी, मूविंग प्लेस क्या हो जाएगा, पूरा कोष्ठ। ठीक है, और इसका क्या फंक्शन होता है, तो पहले यहाँ पे क्या बोला, अन्नम ग्रहति, यानी कि अन्न को ग्रहण करना, दूसरा क्या बोला, पचति यानी कि अन्न का पाचन करना, और आगे यहाँ पे क्या बोला, विवेचयति, विवेचयति मुंजति, है ना। तो विवेचयति का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप क्या करते हो, आप अन्न लेते हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, पाचक अग्नि के द्वारा इसका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद यहाँ पे इसके 2 भाग बनते हैं, एक तो क्या बनता है, अन्न रस, और दूसरा क्या बनता है, मल। ठीक है, तो विवेचयति का मतलब क्या होता है, तो ये आपका समान वायु क्या करता है, अन्न के पाचन होने के बाद ये जो अन्न रस और मल बना है, तो इसका क्या करता है, विभाजन करता है। ठीक है, तो इस तरह से विवेचयति इसका क्या है, कार्य है। ठीक, देखिए यहाँ पे हिंदी में पाचक अग्नि के समीप रहता है, यानी कि पाचक अग्नि या जाटर अग्नि के पास रहना, ये इसकी क्या हो जाएगी, लोकेशन हो जाएगी। ठीक है, पूरे कोष्ठ में घूमते रहता है ना। और फंक्शन क्या है, अन्न को ग्रहण कर, है ना, पहला। दूसरा क्या बोला, जाटर अग्नि को बल प्रदान कर उसे पचाता है, यानी कि पाचन। और तीसरा क्या हो जाएगा, उसके बाद
अन्न को पाचन होने के बाद जो रस और मल निकलता है तो इनको विभाजन का कार्य करता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अपान वायु, है ना। तो क्या बोला यहाँ पे, अपानो अपानगः, है ना। यानी कि अपान वायु कहाँ पर पाया जाता है, रेक्टम में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि गुदा प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, आगे यहाँ पे क्या बोला, मूविंग प्लेस क्या क्या है, तो श्रोणी यानी कि पेल्विक रीजन, बस्ती यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, मेड्र यानी कि पेनिस, उरु यानी कि ग्रोइन रीजन। ठीक है, तो श्रोणी, है ना, बस्ती, मेड्र, उरु, ये चार इसकी क्या है, मूविंग प्लेस है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, तो शुक्र आर्तव शक्रिन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिय, यानी कि शुक्र, आर्तव, पुरीष, मूत्र और गर्भ, इन पांचों को बाहर निकालने का कार्य किसका है, आपकी अपान वायु का। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या बोला हिंदी में, देखिए अपान वायु प्रधान रूप से गुद प्रदेश में रहता है, यानी कि रेक्टम में रहता है। ठीक है, और श्रोणी, मूत्राशय, मूत्रेंद्रिय, वंक्षण और उरु, इनमें क्या करता है, ये विचरण करते रहता है, यानी कि ये इसकी क्या है, मूविंग प्लेस है ना। और शुक्र, आर्तव, पुरीष, मूत्र और गर्भ, इनको बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक फिर आगे बढ़ते हैं अब विकृतवात के कर्म, है ना। यानी कि ये बात अगर अनबैलेंस हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी में इसके क्या कर्म है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्या बोला, स्रंश, स्रंश यानी कि अंग, यानी कि अंग क्या होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ठीक है, प्रोलैप्स होने लगता है। आगे यहाँ पे क्या बोला, व्यास यानी कि अंगों में फैलाव होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या बोला, व्यध, पियर्सिंग यानी कि चुभने जैसी पीड़ा होती है ना। श्वाप, नम्बनेस यानी कि शून्य पड़ जाता है ना। शाद यानी कि थकावट होती है। वेदना, पीड़ा होती है। तोद, सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है ना। भेद, है ना, अंगों में फाड़ने जैसी पीड़ा होती है। ठीक है, संग यानी कि मल आदि में क्या होता है, रुकावट होता है। अंग भंग, है ना, अंग टूटने लगते हैं, है ना। और हर्षण, हर्षण का मतलब क्या होता है, रोमांच, यानी कि हाथ के जो बाल है वो खड़े होते हैं। जिस प्रकार से ठंड में हाथ और पैर के बाल कैसे खड़े हो जाते हैं ठंडी में, ठीक उसी प्रकार से विकृतवात में भी क्या होता है, रोमांच होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, आगे यहाँ पे क्या बोला, तर्षण यानी कि अधिक प्यास लगती है। कंपन यानी कि कपकपाहट होती है ना, कपकपी होती है। परुषता, स्किन खुरदरी पड़ जाती है ना। सुशीरता, होलोनेस हो जाता है। ठीक है, शोष यानी कि सूखने लगते हैं। स्पंदन यानी कि फड़फड़ाने लगता है। ठीक है, फड़फड़ाना। वेस्टर्न यानी कि लपेटना, है ना। स्तंभन, जकड़ाहट होना। और कसाय रस्ता यानी कि मुंह में कसेलापन का स्वाद आना। और शरीर का जो कलर है वो अरुण यानी कि लाल, लाल और कुछ काला कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, विकृत वात के कर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने क्या किया, वात के स्थान, वात के भेद और फिर विकृत वात के कर्म को देखा। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम पित्त और कफ को कवर करेंगे। ठीक, और इस तरह से हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, 6 से 7 लेक्चर लेंगे इस चैप्टर के, और ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।